है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। डिटेक्टिव राजन हाउसिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का फाइनेंस ब्रोकर बनकर अमिता के घर जाता है और उसके बारे में सारी डिटेल्स हासिल करता है। ये डिटेल्स वो प्रगति को देता है और प्रगति को यकीन हो जाता है कि विनोद जिस लड़की पर डोरे डाल रहा है वो उसकी पुरानी सहेली अमिता ही है। वो परेशान हो उठती है और अमिता को आगाह करने के लिए उससे मिलने जाती है और उसे बताती है कि विनोद अच्छा लड़का नहीं है। जब अमिता उसका यकीन नहीं करती तो प्रगति उससे कहती है कि विनोद शादीशुदा है और अगर उसे इस बात का यकीन नहीं तो वो विनोद से पूछ सकती है। अमिता विनोद से पूछती है तो विनोद को मानना पड़ता है कि वो शादीशुदा है, लेकिन साथ ही वो ये भी कहता है कि वो अपनी शादी से खुश नहीं और ये शादी उसे अपने माँ बाप के दबाव की वजह से करनी पड़ी थी। अमिता उसके झांसे में आ जाती है और उससे प्यार करती रहती है। विनोद के ससुर भूपेंद्र सिंह को इस बात का पता चलता है और वो विनोद के पिता ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह से उसकी शिकायत करता है और उसे बताता है कि विनोद शहर में एक लड़की के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है। ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह ये बात मानने के लिए तैयार नहीं, लेकिन जब उसका नाजायज बेटा करण उसे बताता है कि विनोद ने अमिता नाम की एक लड़की के लिए 2 लाख रुपए का चेक बनाने के लिए कहा है तो वो लाजवाब हो जाता है और विनोद से बात करने का वादा करता है। भूपेंद्र सिंह उसे धमकी देकर जाता है कि अगर उसकी बेटी कुसुम को कुछ हुआ तो वो विनोद को बर्बाद कर देगा। अब आगे। आपने मुझे बुलाया भाई साहब? विनोद साहब, ये दूसरी बार है जो तुमने मेरे चेक रोकने की कोशिश की और ये आखिरी मौका है तुम्हारे लिए। आइंदा तुमने ऐसी हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। विनोद साहब, आप मुझे बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। मैंने आपके किसी भी चेक को नहीं रोका। मैं तो सिर्फ इतना जानना चाह रहा था कि ये किस अकाउंट में डाला जाएगा। ये हक तुम्हें किसने दिया? मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि मैं इस फैक्ट्री का अकाउंटेंट हूं। और तुम अच्छी तरह जानते हो कि उस फैक्ट्री का मालिक मैं हूं। जी। और एक्सप्लेनेशन मांगने का हक सिर्फ मालिकों का है, नौकरों का नहीं। लेकिन विनोद साहब। मिस्टर करण, हर इंसान का एक लेवल होता है, उसकी एक हद होती है। मालिकों की अलग और नौकरों की अलग। विनोद साहब, आपको मुझे यह बार बार बताने की कोई जरूरत नहीं। मैं जानता हूं कि मेरी औकात क्या है। तो फिर अपनी औकात में रहो। मिसाल के तौर पर एक कहानी सुनाता हूं। एक बिल्ली चोरी का दूध पीकर अंगड़ाई लेती है और अपने साए को देखती है जो कि बहुत बड़ा होता है। वो सोचती है मैं इतनी बड़ी हूं और मारती हूं चूहे, मुझे तो शेर की तरह बकरी को मारना चाहिए। वो बकरी की तलाश में निकलती है। सूरज चढ़ता है और धीरे धीरे उसका साया कम होता जाता है। वो कहती है मुझे बकरी नहीं, खरगोश मारना चाहिए। वो खरगोश की तलाश में निकलती है। फिर सूरज चढ़ता है, उसका साया कम होता जाता है और फिर वो अपनी औकात में आ जाती है। वो कहती है मेरी औकात तो सिर्फ चूहे मारने की है। लेकिन विनोद साहब, मैं शट अप! दिस इज द फाइनल वार्निंग टू यू। दोबारा तुमने ऐसी हरकत की तो मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम मेरे बाबूजी के दोस्त के बेटे हो। इज दैट क्लियर? गेट आउट! आउट!
ए परदेसी, एक बात सुने हो? अरे तुम्हारी बातें सुनते सुनते तो मेरे कान पक गए भाई। अरे मैंने कुछ कहा ही नहीं अभी, तुम्हारे कानों पक गए ससुर। और क्या, सारा दिन तुम बकवास करते रहते पंडित। जब मैं रात को सोने को जाता हूं वहां पे भी तुम्हारी बकवास मेरी काना में घूमती रहती। देखो परदेसी, हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाओगे तो हमको बहुत बुरा लगेगा। पंडित जी, मैंने आपके कौन से आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा दी भाई? अरे ससुर, हम कोई अपनी आत्मकथा नहीं सुना रहे हैं तुमको। हवेली में जो हुआ है वो बता रहे हैं। हवेली में आज नया बखेड़ा शुरू हुआ है। कौन सा बखेड़ा शुरू हो गया? अब जाओ, नहीं बताते। देखो पंडित जी, आप गुस्सा थूक दो भाई। अब तो बताओ कौन सा बखेड़ा खड़ा हो गया? जानते हो, छोटे ठाकुर ने उस शहर वाली को 2 लाख रुपए दिया है। ऐसा? कौन सी शहर वाली भाई? अरे भाई, कोई नया शिकार है। भूपेन ठाकुर अपने ठाकुर साहब से कह रहे थे। ऐसा? तो ठाकुर साहब क्या बोले? अरे क्या बोलेंगे, अपने बेटवा का पक्ष ले रहे थे। हमको तो लागत है परदेसी कि ठकुरवाइन का जो हाल हुआ ना, वही हमारी कुसुम बिटिया का होने वाला है। पंडित जी, एक बात बोलूं, मैं शहर जाता हूं, वहां जाकू पोटी की चुटिया पकड़ के लाकू ठकुराइन के सामने रखता, बाद में उसका सरगंजा कर देता। हट ससुर, लड़की का क्या दोष है बे? तो फिर किसका दोष है भाई? छोटे ठाकुर का। उन्हीं ने प्रगति के खिलाफ बड़े ठाकुर के कान भरे हैं। तो क्या प्रगति बहन का पता चल गया? अरे कहाँ पता चला? तो आपको क्या पता है? अरे परदेसी, बड़े जुल्म किए हैं इस हवेली ने शांति के प्रभात पर रे। शांति ने कितनी मेहनत से हवेली की सेवा की, बेचारी बीमार तक पड़ गई, लेकिन उन्होंने उसकी कोई परवाह नहीं की। उसके बाद भी शांति ने अपनी जगह अपनी बेटी प्रगति को काम पर भेज दिया, और इन कमबख्तों ने प्रगति की इज्जत लूट ली, उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। परदेसी, बर्बाद कर दिया। और इन लोगों ने पूरे परिवार को हवेली से ही नहीं, गांव से भी निकाल दिया। परदेसी, गांव से भी निकाल दिया। लेकिन परदेसी, हम कहते हैं कि गरीबों की आह में बहुत बड़ी ताकत होती है। जिस दिन ये आह लगेगी ना, तो हवेली बर्बाद हो जाएगी। परदेसी, क्या नमक हरामी की बात कर रहे हैं? यहाँ हवेली बर्बाद होती, वहां हम दोनों बर्बाद हो जाते। उताज, तुमने किताबों में नहीं पढ़ा परदेसी? क्या? जब कोई राजा जुल्म करता है तो जनता बड़े से बड़े सिंहासन उलट देती है। ऐसा? मालकिन, मालकिन उसी के कारण यहाँ पर है। बड़ी दया की मूर्त है बेचारी। उसी ने हमारे पाँव में बेड़ी डाल रखी है रे परदेसी। सही बोल रहे पंडित जी। मालकिन आ गए किचन में। मालकिन, मालकिन, माँ जी। कुसुम, तुम? क्या बात है? तुम्हारी आंखों में कुछ जस्तजू सी दिख रही है। ये कुछ सवाल सा कर रही है। और आप बहुत अच्छी तरह जानती हैं कि वो सवाल क्या है। अगर मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दे भी दूं, तो बात समाधान पर नहीं, बर्बादी पर खत्म होती है। इस खानदान की बर्बादी, इस हवेली की बर्बादी और हमारी बर्बादी। तो क्या मैं भी बर्बादी को अपना मुकद्दर समझ लूं? इस बर्बादी को टाला जा सकता है। किस तरह? खामोश रहकर। खामोश रहकर? हाँ, आज से 25 साल पहले मैं भी इस हवेली में दुल्हन बनकर आई थी। तुम्हारी तरह इस घर में बहू बनकर आई थी। मेरी आंखों के सामने अन्याय होते रहे, गरीब लड़कियों की इज्जत के साथ खेला जाता रहा। जुबान खोलनी चाहिए तो खानदान की इज्जत की दुहाई दी, अन्याय के खिलाफ कुछ कहना चाहा तो धमकी दी गई। मैं हिंदुस्तानी औरत हूं। पति की हर गलती, हर भूल जानते हुए भी इस खानदान की खातिर, इस हवेली की खातिर चुपचाप रही।
सब कुछ बर्दाश्त किया, सब कुछ सहा, मां भी बनी तो बेटे को बाप के नक्शे कदम पर पाया। फिर वही कहानी दोहराई गई। इतना सब होने के बावजूद भी आप खामोश रही? मैं चाहती हूं तुम भी खामोश रहो, क्योंकि होठ भी अपने हैं और दांत भी अपने हैं। आपको कभी अपने आप पर गुस्सा नहीं आया? कभी आपका जी नहीं चाहा कि इस खामोशी को तोड़कर इन ठाकुरों के जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएं? बहुत चाहा और आज भी चाहती हूं, लेकिन सहना किसे पड़ेगा? सिर्फ हमें। आपने कभी ये नहीं सोचा कि अगर सजा मिल जाती तो गुनाहों का प्रायश्चित हो जाता, आत्मा से एक बोझ हट जाता? मैं मजबूर थी। मैं अपनी मजबूरी में कुछ नहीं कर पाई। माँ जी, आपका दिल बहुत बड़ा है, उस झील के समान है जिसने हमेशा शांत रहना सीखा है। मगर ना तो मैं मजबूर हूं और ना ही मेरा दिल आपके जितना बड़ा है, इसलिए मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं खामोश रहकर अपने जमीर और अपनी आत्मा पर और बोझ नहीं बढ़ाऊंगी। मैं बताऊंगी इन ठाकुरों को कि औरत पर अत्याचार करना कितना महंगा साबित होता है। मैं इन्हें ईंट का जवाब पत्थर से दूंगी। तू जानती है इसका अंजाम क्या होगा? बर्बादी, तबाही, विनाश। और इस बर्बादी से तू भी नहीं बच पाएगी। आप विश्वास रखिए माँ जी, मैं इस हवेली को बर्बाद नहीं होने दूंगी। मैं इन ठाकुरों के अहंकार को तोड़ दूंगी। मैं उनके गुरूर से भरे हुए सिरों को झुका दूंगी। मैं उन्हें बताऊंगी कि औरत पैर की जूती नहीं है, वो गृह लक्ष्मी है। औरत का जिस्म हयाशी का खिलौना नहीं, वो अर्धांगिनी है। औरत कदमों तले कुचलने के लिए नहीं, बल्कि कदम से कदम मिलाकर साथ चलने के लिए है। मगर अफसोस तो इस बात का है कि आप उन मर्दों को औरतों की सही जगह नहीं बता सकी। इसमें आपका कसूर है, आपकी खामोशी का कसूर है। सुनो मिस्टर करण, तुम मेरे बाबूजी के दोस्त के बेटे हो, मेरे भाई जैसे हो मगर भाई नहीं। इस तरह मुझे फैक्ट्री में भाई साहब कहने की कोई जरूरत नहीं है। सब मुझे छोटे ठाकुर कहकर पुकारते हैं और तुम भी मुझे छोटे ठाकुर ही कहकर पुकारोगे। इज दैट क्लियर? माँ जी, अगर मैं आपके एहसानों को गिनने की कोशिश करूं तो शायद ये जन्म कम पड़े। और यही वजह है कि सर झुकाकर सारा अन्याय, सारा अपमान मैं सहता रहा। लेकिन अब बात हद से आगे बढ़ चुकी और मेरे आत्मसम्मान तक आ पहुंची। इसलिए बेहतर यही होगा कि मैं यहां से चला जाऊं। फिर भी आपसे आज्ञा लेने की हिम्मत मुझ में नहीं। इसलिए इस खत के जरिए मैं आपको सूचना दे रहा। उम्मीद है कि आप मुझे माफ कर देंगे। आपका आज्ञाकारी करण।
कुसुम जी, आप इस वक्त? हाँ, मैंने तुम्हारे बारे में सुना था कि तुम एक नेक, सच्चे, निडर और ईमानदार इंसान हो। इस हवेली में जो कुछ भी हो रहा है उसे रोकना ना तो माँ जी के बस की बात है और ना ही मेरे। हमने तो अपने दिलों को मारकर अपने होठ सी लिए हैं, मगर तुम में हिम्मत है अन्याय के खिलाफ लड़ने की, जुल्म के खिलाफ कुछ कहने की। और तुम्हारी इसी हिम्मत को देखकर हमारे खामोश होठ फिर से कुछ कहने के लिए बेचैन हो उठे। हमारे गिरते हुए मनोबल को एक सहारा मिल गया था, मगर तुम्हारे जाने के बाद हमारे खामोश होठ खामोश ही रह जाएंगे, हिम्मतें टूट जाएंगी, हौसले फस्त हो जाएंगे और मनोबल गिर जाएगा। कुसुम जी, इंसान तब तक जीता है जब तक उसका ज़मीर जिंदा है, उसकी अंतरात्मा जिंदा है। जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना, सच्चाई को बेनकाब करना हर इंसान का पैदाइशी हक है, लेकिन यहां पर मैं अपने इस हक को इस्तेमाल नहीं कर सकता। जबान खोलने पर सजा दी जाती, बेइज्जती करके, और ये मेरे ज़मीर को गंवारा नहीं। मगर कोई तो बात है जिसके कारण तुम इतने दिनों से ये सब कुछ सहन करते आ रहे हो, और शायद वो कारण माँ जी है। इसलिए तुम खुलकर उनसे ये सब कह नहीं सकते। इसी की वजह से तुम इस चिट्ठी का सहारा ले रहे हो। मगर इसके सिवाय मेरे पास कोई और रास्ता नहीं। कारण तुम्हारे चले जाने के बाद माँ जी बिल्कुल अकेली हो जाएंगी, या यूं कहो कि वो टूट ही जाएंगी। मगर मैं देखो, माँ जी का गम मेरा भी गम है। इस हवेली की गिरती हुई दीवारों को हम दोनों अकेले नहीं थाम सकते। हम लोग बहुत कमजोर हैं, बहुत निर्बल हैं। हमें तुम्हारी जरूरत है। तुम नहीं जानते, तुम्हारे चले जाने के बाद हम लोग बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। हमने सोचा था कि भगवान ने हमारी सहायता के लिए इस हवेली में किसी अपने को भेज दिया है। फिर भी अगर तुम अपने आप को गैर समझते हो तो बेशक यहां से जा सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारे दिल में हमारे लिए थोड़ी भी जगह है तो फिर कभी ऐसा मत करना, कभी नहीं। और इसके आदर और सम्मान की हद यह है कि यहां आने वाले को सर उठाने की इजाजत नहीं है। और यही वजह है कि जब लोग यहां आते हैं तो सर झुका के आते हैं। यहां का इंसाफ दलीलों पे नहीं बल्कि हमारे हुक्म पर किया जाता है। हमारा हुक्म ही हमारा इंसाफ है। हवेली की कीमत हीरे जवाहरात नहीं, हमारी औरतों की आबरू। हमारी औरतों की तरफ जो आंख उठा के देखता है उसकी आंखों की रोशनी छीन ली जाती है। जो हाथ उसकी तरफ बढ़ते हैं वो बदन से अलग कर दिए जाते हैं। जो कदम उसकी तरफ उठते हैं वो कदम काट दिए जाते हैं। मशहूर है कि ठाकुरों ने औरतों की इज्जत की खातिर अपने सर कटवा दिए। इतिहास साक्षी है कि अपनी आबरू बचाने के लिए हमारी स्त्रियों ने आग को गले लगाकर सती प्रथा को जन्म दिया। मगर आज हमारी आंखों ने हवेली की इज्जत को बाहर निकलते देखा, एक अनजान आदमी से मिलते देखा। पूछ सकता हूं कि तुम करण के कमरे में क्यों गई थी? सुनना चाहता हूं तुम्हारा जवाब। बहू, तुम्हारी खामोशी। मेरी खामोशी इस हवेली की इज्जत और आबरू की जमानत है। अगर मेरी खामोशी टूट गई तो वो सारी मुर्गा खानियां फिर से जिंदा हो जाएंगी जो इज्जत और आबरू का कफन पहने इस हवेली की बुनियादों में दफन है। अगर मेरी खामोशी टूट गई तो उस राज से भी पर्दा उठ जाएगा
जो इस हवेली के माथे पर कलंक बनकर लगा हुआ है। मेरा जवाब नहीं, बल्कि एक सवाल होगा जिसका जवाब आपको देना होगा बाबूजी। मुझ पर शक की उंगली उठाने से पहले आप ये देखिए कि इस वक्त आपका बेटा कहाँ है। उस आंधी की तरफ देखिए जो इस हवेली के इर्द गिर्द मंडरा रही है। उस तूफान की तरफ देखिए जो इस हवेली की इज्जत और आबरू मिटाने के लिए अपना सर उठाए खड़ा है। अगर आप मेरा जवाब ही सुनना चाहते हैं तो सुनिए। मेरे कदम इस हवेली की बर्बादी के लिए नहीं, बल्कि इस हवेली की इज्जत बचाने के लिए उठे थे। रात बहुत हो चुकी है, आप जाकर आराम कीजिए बाबूजी। ये चाहत की मूरत वफा की निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।